जीएसटी की ये है ऑन गोइंग सीरीज की नेक्स्ट वीडियो, शायद 13 या 14 होगी, अब तो याद भी नहीं है। तो अभी तक जो हम कर चुके हैं इस यूनिट में, जो कि है लेवी एंड कलेक्शन, हम टैक्सेबल सप्लाई, पैरामीटर ऑफ सप्लाई, स्कोप ऑफ सप्लाई, हम देख चुके हैं कि सप्लाई में और क्या क्या चीजें आ सकती है। डीएसएलआर बेट में हमने एक देखा था। उसके बाद हमने सप्लाई के और प्रोविजंस देखे थे। डीम सप्लाई क्या होती है, कंसिडरेशन और फर्दरेंस और कोर्स ऑफ बिजनेस कैसे सप्लाई को इफेक्ट करता है। सेक्शन 10 में हमने प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स देखा, जिसमें हमने सेक्शन 10 में हमने देखा कि मूवेबल गुड, बिल्ड टू शिप टू मॉडल, इमूवेबल गुड, और आपका इंस्टॉलेशन और असेंबली बेसिस पे क्या प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, और शिफ्ट ऑन बोर्ड और कन्वेंस। उसके बाद हमने देखा सेक्शन 11, जिसमें बताया गया कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगा या क्या होगा। आज हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई का आखिरी वीडियो है, इसके बाद टाइम ऑफ सप्लाई शुरू हो जाएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई में आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 13, जो हमें बताएगा प्लेस ऑफ सप्लाई in case of services, कि प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज क्या होगी। तो इसमें काफी 10-12 प्रोविजंस हैं, 10-12 चीजें हैं जो हमें प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन कराएगा इन केस ऑफ सर्विस। अलग अलग सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, थोड़ा सा आपको पहले ना यहाँ पे सर्विसेज का मतलब समझना पड़ेगा। हमने गुड्स में मोस्टली पढ़ा था, गुड्स आर एनीथिंग विच आर मूवेबल। जो चीज मूव कर रही है वो गुड है। हमने ये गुड्स की डेफिनेशन में पढ़ी थी जब हम पढ़ रहे थे पैरामीटर ऑफ किसके, सप्लाई के। एनीथिंग विच इज मूवेबल इज गुड्स। आप अगर प्रोविजन में सर्विसेज की डेफिनेशन देखोगे तो सर्विसेज कहता है अदर देन गुड्स इज सर्विसेज। मतलब सर्विसेज क्या है, अदर देन गुड्स, जो चीजें गुड्स में आ गई उसके अलावा जितनी भी चीजें बचती है, दैट इज सर्विसेज। दैट मीन्स मूवेबल जो पार्ट है मूवेबल, ये आप सर्विसेज में नहीं काउंट करोगे। ये प्रोविजन ये कहना चाहता है। दैट मीन्स हमारी जो सर्विसेज का नेचर है वो कैसा है, वो है इमूवेबल। मतलब immovable मतलब which are not covered in your goods and services provision. Services definition says that services are something which are not goods, and we have already read that goods are something which are movable. So movable के अलावा जो भी चीजें होगी like immovable चीजें, that will be your services. ठीक है, तो हम पहले immovable के बारे में ही पढ़ लेते हैं क्योंकि हमने immovable बहुत कर दिया है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज में पहला हम पढ़ेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, यहां पे हम बात करेंगे रिलेटेड सर्विसेज। रिलेटेड सर्विसेज मतलब मिली जुली। जैसे कि आपकी एकोमोडेशन सर्विसेज। क्या मतलब, लाइक होटल पे आप एक सर्विस नहीं बहुत सारी सर्विस देते हो। एक होटल में रेस्टोरेंट भी होता है, एक होटल में रूम सर्विसेज भी होती है, एक होटल में बार वगैरह, स्विमिंग पूल वगैरह सब होता है। तो क्या एक रिलेटेड सर्विस है, एक बंच ऑफ सर्विस आपको आप दे रहे हो। तो हमने एग्जांपल लिया एकोमोडेशन सर्विसेज। एक अगर होटल है, होटल का काम तो यही है ना कि बंदा वहां पे जाए और वहां पे अपना एकोमोडेट करे, रहे सोने के लिए, है ना। अब रिलेटेड सर्विसेज मतलब आप
मेन तो हाँ अकोमोडेशन ही है, साथ में उसको और बंडल और कपल ऑफ सर्विसेज दे रहे हो। तो बात यहां पे ये है कि जो आप अकोमोडेशन सर्विसेज दे रहे हो वो एक रिलेटेड सर्विसेज में काउंट होता है। तो हम सिर्फ होटल में ही नहीं रुकते, होटल के साथ और चीजें होती है। तो अकोमोडेशन सर्विसेज में आपका आता है होटल्स, इन्स और गेस्ट हाउस। ये तीन चीजें आती है इमूवेबल प्रॉपर्टी, और ये इस सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 के अंदर काउंट होती है। अच्छा, एक और बात, ये जो चीजें होनी चाहिए अदर देन रेसिडेंशियल पर्पस, मतलब पर्सनल यूज के लिए नहीं होनी चाहिए। ये कमर्शियल यूज के लिए होनी चाहिए, पैसा कमाने के लिए, बिजनेस के लिए, मतलब फर्दरेंस और कोर्स ऑफ बिजनेस यहां पे भी आ गया। तो ऐसी सर्विसेज अगर हम दे रहे हैं या प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन where that hotel, inn or guest house belongs or situated. एग्जाम्पल देता हूं, सिचुएटेड, या इसमें आप एक और पॉइंट लिखोगे, इंटेंडेड टू बी सिचुएटेड। इसका मतलब क्या है? इस सारा एक एग्जाम्पल से हम करते हैं क्लियर। ये एक एरिया है देहरादून, यहां पे मेरा एक होटल है, ठीक है, होटल है ये। अगर यहाँ पे कोई भी बंदा आता है अकोमोडेशन सर्विस लेने, मतलब रहने के लिए, यहाँ पे मैं और भी सर्विसेज देता हूँ, स्विमिंग पूल भी है, बार भी है, रेस्टोरेंट भी है, ठीक है। तो अगर कोई बंदा यहाँ पे आता है तो जो मैं उससे चार्जेस लूंगा, उस चार्जेस जो भी होंगे XYZ चार्जेस, उस पे जो जीएसटी लगेगा ना, ये जीएसटी का मुझे जानने के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई चाहिए। मुझे फर्स्ट प्रोविजन बोलता है कि अगर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी दैट मींस होटल, इन और गेस्ट हाउस में है तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन वेयर योर होटल इज सिचुएटेड, ठीक है। इंटेंडेड टू बी सिचुएटेड पे भी हम आते हैं, पहले इस पे फोकस करिए। सिचुएटेड, मेरा होटल देहरादून में सिचुएटेड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन वेयर माय होटल इज सिचुएटेड। दैट मींस प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी उत्तराखंड, देहरादून उत्तराखंड में है। अब मैं उत्तराखंड में रहता हूं, सर्विस वाला बंदा उत्तराखंड में ही सर्विस ले रहा है, तो यहाँ पे CGST प्लस SGST लगेगा। और जो जीएसटी है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो ये जो SGST है ये यूके गवर्नमेंट के पास जाएगा, ठीक। CGST तो आपको पता ही है, एक ही गवर्नमेंट बैठी है। अब इंटेंडेड टू बी यूज का, इंटेंडेड टू बी सिचुएटेड का क्या मतलब है? सपोज करो मेरा ये होटल तैयार नहीं, ये तैयार हो रहा है, तैयार हो रहा है, अभी इसमें कंस्ट्रक्शन वर्क बाकी है। अगर इस बीच में मैं तब भी कोई सर्विसेज रेंडर करता हूं, तब भी मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई यही रहेगा, या तो सिचुएटेड है या इंटेंडेड टू बी सिचुएटेड। अभी वो हुआ नहीं है, हमने बोला है कि अच्छा ये वाला जो एरिया है, आप बोलते हैं कि अभी पूरा ही नहीं बना, बट हमने सोचा है कि अगले महीने इसकी कंस्ट्रक्शन हम इस प्लेस पे शुरू कर देंगे। कौन से प्लेस पे? सपोज देहरादून में ही। तो अभी वो सिचुएटेड नहीं है, बट उसका सिचुएटेड होना फ्यूचर में लाजमी है, मतलब होना है, तब भी उसका प्लेस ऑफ सप्लाई देहरादून ही रहेगा। अगर उसका एक्सिस्टेंस नहीं है, पर हमने ये बोला हुआ है कि अगले महीने हम इस प्लेस पे, जो ये देहरादून प्लेस है, हम यहाँ पे इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू कर देंगे, तो तब भी उसका प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन वेयर इट इज इंटेंडेड टू बी सिचुएटेड। It is not situated right now, but in future it will be situated. So the place where it is intended to be situated will be the place of supply in case of immovable property as per section 13 subsection 1. ठीक है। दूसरा क्या बोलता है?
दूसरी सर्विसेज क्या हो सकती है? रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट हो गया, रेस्टोरेंट हो गया आपका, ब्यूटी ट्रीटमेंट, फिटनेस, ग्रूमिंग एक्सेट्रा, ब्यूटी ट्रीटमेंट, पार्लर्स, जिम वगैरह, फिटनेस, ग्रूमिंग, वही पार्लर वगैरह, मेकअप वाले एक्सेट्रा। अगर इन सर्विस, ये सर्विसेज है, गुड्स नहीं है ना, आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब ये जो एक्टिविटीज है यहाँ पे ह्यूमन प्रेजेंट होना चाहिए सर्विसेज के लिए। ये ऐसी सर्विसेज है जहां पे ह्यूमन इज नीडेड टू बी प्रेजेंटेड टू अवेल ड्यू सर्विसेज। मतलब अगर आपको इन सर्विसेज में से कोई सर्विस अवेल करनी है तो आपको प्रेजेंट वहां पे होना पड़ेगा, है ना। भाई रेस्टोरेंट जाओगे खाना खाने तो खुद ही जाओगे या खाना चल के आएगा, वो तो फिर डिलीवरी वाली बात हो गई, वो इसमें नहीं आएगा। ब्यूटी ट्रीटमेंट खुद लेना पड़ेगा, खुद जाके लेना पड़ेगा। तो इन केसेस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन where these services are actually performed ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं बढ़िया सा। एग्जांपल ये है कि एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, एक रेस्टोरेंट है मुंबई में, मुंबई के बोरावली इलाके में। एक बाहर का बंदा, दिल्ली का बंदा इस रेस्टोरेंट में जाता है और ये सर्विसेज मतलब खाना खाता है, फूड वो करता है, फूड सर्विसेज लेता है। अब जो इसका बिल बनेगा उस पे जीएसटी तो लगेगा क्योंकि सर्विसेज है, और सर्विसेज तो भैया जीएसटी के दायरे में भी आती है। तो जो ये जीएसटी इस पे लगेगा, इसका प्लेस ऑफ सप्लाई जानना जरूरी है। तो हमने यहाँ पे सीख लिया कि जहां ये सर्विसेज रेंडर हुई है उस प्लेस को ही हम क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो ये रेंडर हुई है कहाँ पे? बोरीवली, मुंबई। मुंबई आता है महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र क्या होगा इसका प्लेस ऑफ सप्लाई? क्या लगेगा? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, और ये एसजीएसटी वाला पार्ट विल गो टू महाराष्ट्र गवर्नमेंट। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा जी। नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा, ठीक है, मिटाते हैं। ट्रेनिंग एंड, इसमें आप पढ़ोगे परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसका मतलब क्या है? अच्छा जी,
अब देखिए जो है इसमें आपको दो तरीके से हो सकती है। या तो ये ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, हम कोई कोचिंग वगैरह लेते हैं किसी चीज की तो वो ट्रेनिंग कहलाएगा। और परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब परफॉर्मेंस में बढ़ोतरी करना, उसके लिए आप क्या कर रहे हो, ट्रेनिंग ले रहे हो, ठीक है ना। तो ये जो ट्रेनिंग है परफॉर्मेंस अप्रेजल की हम बात कर रहे हैं, इसको कोई रजिस्टर्ड पर्सन भी ले सकता है, एक नॉन रजिस्टर्ड पर्सन भी ले सकता है। इसका क्या मतलब है, सपोज करो रिलायंस कंपनी है, हाँ। अब रिलायंस कंपनी चाहती है कि हमने एक नया सॉफ्टवेयर यूज किया है और सॉफ्टवेयर यूज किया है हमने इन्फोसिस कंपनी से। अब इन्फोसिस कंपनी जो है, मैं यहां पे एक लिख देता हूं, आपको समझ आ जाएगा। अब जो ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल है, ये दो तरीके से हो सकता है। या तो ये होगा वेयर दी सर्विसेज are availed by या तो रजिस्टर्ड पर्सन, होगा या रजिस्टर्ड एंटिटी होगी, या नॉन रजिस्टर्ड पर्सन होगा या नॉन रजिस्टर्ड एंटिटी होगी, या तो कंपनी होगी या बंदा होगा। वैसे एंटिटी कम ही होती है नॉन रजिस्टर्ड, बट हो सकता है किसी का टर्नओवर सेक्शन 22 के हिसाब से ना मैच करता हो, ठीक। तो बिजनेस की भाषा में हम इसको बोलते हैं B2B, बिजनेस टू बिजनेस, और ये होता है B2C, बिजनेस टू कस्टमर। अब समझा थोड़ी बात, मैं पहले ये मतलब समझाता हूं। सपोज करो कि एक कंपनी है इन्फोसिस, सपोज करना है, ये इन्फोसिस कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है। सपोज करो इन्फोसिस कंपनी ने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, क्या बोला मैंने, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर किसको दी, रिलायंस को। ये भी एक कंपनी है। अब समझना, इन्फोसिस भी रजिस्टर्ड है, रिलायंस भी रजिस्टर्ड है, ठीक है। पर ये ट्रेनिंग तो यहां पे कुछ दिखा नहीं, ये तो सर्विसेज दी, ये तो फर्स्ट उसमें आ गया। बट रिलायंस ने क्या बोला, इसको बोला इन्फोसिस भाई आपने मुझे सॉफ्टवेयर तो दे दिया, इसे चलाना भी सिखा दो। इसने कहा ठीक है, आप अपने कुछ बंदे भेज देना, एम्प्लॉयज भेज देना, उनको हम क्या देंगे, ट्रेनिंग देंगे। इन्होंने क्या भेजे, एम्प्लॉयज भेजे, किसके लिए, फॉर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग किसके लिए, या परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए। इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो इसने दिया है, इसको सीखने के लिए, ठीक है ना। अब एक बार बताइए, क्या ये जो ट्रेनिंग देगा, ये तो होगी बात, इसको तो छोड़ दो, ठीक है ना, इसकी तो फर्स्ट में हमने पढ़ लिया, हम इसकी बात कर रहे हैं। क्या ये फ्री में देगा, ये लेगा कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब पैसा लेगा, है ना। तो एक एग्जांपल इसको थोड़ा और बिल्डअप कर लेते हैं। ये सपोज करिए इन्फोसिस है महाराष्ट्र में, और नहीं इन्फोसिस है पुणे में, ठीक है, महाराष्ट्र में। रिलायंस भी वैसे महाराष्ट्र में है, बट गुजरात में मान लेते हैं, अभी एग्जांपल ले लेते हैं। कंसिडरेशन लेगा मनी में, तो सपोज करो जो कंसिडरेशन बैठता है, इस कंसिडरेशन में प्लस होगा जीएसटी। सपोज करो ये 28% आता है, तो ये जो 28% है, इस पे क्या लगेगा, आईजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी या एसजीएसटी, क्या लगेगा। तो ये हमें प्रोविजन बताएगा कि इस पे क्या लगेगा। अगर आप ये जो ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल
जो सर्विसेज है, अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन या रजिस्टर्ड एंटिटी, यहाँ पे देखो रजिस्टर्ड पर्सन या रजिस्टर्ड एंटिटी की हम बात कर रहे हैं, उसको प्रोवाइड कर रहे हो, दैट मीन्स B2B ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ द लोकेशन वेयर सच रजिस्टर्ड पर्सन, ये रिसिपिएंट की बात हो रही है, या एंटिटी इज लोकेटेड, मतलब रिलायंस की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस एग्जांपल में गुजरात विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब महाराष्ट्र से गुजरात में जा रहा है तो ये तो इंटर स्टेट हो गया, तो IGST लगेगा, जिसमें से CGST सेंट्रल गवर्नमेंट और SGST कहां जाएगा, जहां पे वो सर्विसेज रेंडर हो रही है, दैट इज गुजरात। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ये हम सबसे पहले अपने लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, इस केस में, ये केस में जब आप डायरेक्टली कस्टमर को देते हो, वो एक बड़ी एंटिटी को नहीं देते, आप क्या करते हो, एक ऐसे बंदे को देते हो जो नॉन रजिस्टर्ड है। तो ये प्रोविजन सीधा सीधा कहता है कि जहां वो सर्विस परफॉर्म हुई है, दैट विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई, वेयर दैट सर्विसेज इज परफॉर्म्ड। एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल देता है। अब सॉफ्टवेयर इसको रिलायंस ने को नहीं दिया, ये सॉफ्टवेयर दिया किसको, एक बंदे को जो नॉन रजिस्टर्ड है, ठीक है। ये ट्रेनिंग, सॉरी, अब जो ये ट्रेनिंग दी है एक बंदे को ही दी है, ठीक है ना। अब वो सर्विस दी है महाराष्ट्र में, वो बंदा है दिल्ली का, तो यहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, महाराष्ट्र, कि जहां वो सर्विसेज दी है इन केस ऑफ B2C विच इज डायरेक्टली टू कस्टमर, उस टाइम प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी वेयर देयर सर्विसेज इज परफॉर्म्ड, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है एडमिशन टू एन इवेंट और एम्यूजमेंट पार्क, सारा कवर होगा यहां पे। एडमिशन टू एन इवेंट मतलब मेले वगैरह जो होते हैं, वहां पे भी GST लगता है, GST से कोई नहीं बच सकता। और एम्यूजमेंट पार्क, वो जाते हैं ना एम्यूजमेंट पार्क वगैरह, जहां पे वाटर स्लाइड वगैरह होती है, वो वाला, ठीक है। अच्छा, ये तो सिंपल सी बात है यार जहां वो इवेंट, जहां वो एम्यूजमेंट पार्क सिचुएटेड है, वही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, वेयर दैट, अच्छा इवेंट, अब जो मेले होते हैं वो एक स्टेट से, एक जगह से दूसरी जगह होते हैं ना, वेयर दैट इवेंट इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज टू, या ऑर्गेनाइज हो चुका है या सिचुएटेड है। और एम्यूजमेंट पार्क के टाइम पे वेयर दैट एम्यूजमेंट पार्क इज लोकेटेड, मतलब क्या है, एक एम्यूजमेंट पार्क हरिद्वार में है, ठीक है। आप वहां पे गए, दिल्ली के बंदे हो आप, अब हरिद्वार में लोकेटेड है तो हरिद्वार ही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, डेट मीन CGST और SGST लगेगा, जिसमें से SGST कहां जाएगा, उत्तराखंड गवर्नमेंट के पास जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया एडमिशन टू एन इवेंट, ठीक है ना। जब आप ऑर्गेनाइज करते हो इवेंट, क्या मतलब, ऑर्गेनाइज ऑफ एन इवेंट। अच्छा समझना थोड़े डिफरेंस में, यहां पे इवेंट लग चुका है और आप वहां पे जाके एक कस्टमर की तरह जा रहे हो और वहां पे सर्विसेज रेंडर कर रहे हो। अब यहां पे आप ऑर्गेनाइजर की भूमि निभा रहे हो। ऑर्गेनाइजर की भूमिका मतलब कि आप उस, अब जो उसका ठेका ले रखा है कि आप उसको ऑर्गेनाइज करोगे, ठीक है। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, ये हमें जानना है। वापस से
अब ये जो सर्विस है, अच्छा ये जो सर्विस है हमें परवाह नहीं है, चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे नॉन रजिस्टर्ड हो, बट ये रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड हो सकता है। जो एक ऐसा बंदा है जो, तो ये ऑर्गेनाइज ऑफ एन इवेंट का क्या मतलब है कि आप अब ऑर्गेनाइज करा रहे हो, तो ये जो आप ऑर्गेनाइजर हो, आप एक ऑर्गेनाइजर कंपनी हो या आप ऑर्गेनाइजर हो, तो ये जो सर्विसेज है ये विल बी अवेल्ड, या तो इस सर्विसेज को एक ऐसा बंदा लेगा जो रजिस्टर्ड हो, और ऐसा होगा जो नॉन रजिस्टर्ड हो। पर्सन भी हो सकता है, एंटिटी भी हो सकती है। तो ये अगर आप दो पार्टीज, इनमें से कोई एक पार्टी को अगर आप रेंडर कर रहे हो, तो उस टाइम आपकी प्लेस ऑफ सर्विस और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी वो हमें जानना जरूरी है। रजिस्टर्ड कहीं भी आ जाना, आपको बस वही लिखना है, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन, लोकेशन किसकी, लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, जैसे ऊपर हमने लिया था इसमें, ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, अगर आप नॉन रजिस्टर्ड, दैट मीन्स, अच्छा ये तो आपका हो गया B2B, बिजनेस टू बिजनेस, ये हो गया B2C। अब अगर आप नॉन रजिस्टर्ड हो तो आपको दो बातें आपके सामने आ सकती है कि या तो आप इंडिया में दे रहे हो या आउटसाइड इंडिया दे रहे हो। अगर आप इंडिया में दे रहे हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी क्या, वेयर सच इवेंट इज हेल्ड। जहां वो इवेंट हेल्ड होगा, यहाँ पे हमें लोकेशन ना सप्लायर की देखनी है जो इवेंट करवा रहा है, या जो इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है उसकी भी देखनी है। जहां ये इवेंट हो रहा है, भले तीसरी जगह पे हो रहा हो तो तीसरी जगह पे भी प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर आउटसाइड इंडिया है फिर तो होगा रिसिपिएंट की लोकेशन, जो करवा रहा है उसकी लोकेशन होगी प्लेस ऑफ सप्लाई। अच्छा जी, ये होगी बात। दूसरा यहाँ पे जीएसटी लगेगा भी नहीं क्योंकि ये एक्सपोर्ट में आ गया, या फिर जीरो रेटेड सप्लाई है, बट प्लेस ऑफ सप्लाई जानने में क्या है ना, जान लेते हैं। ठीक, तो ये 5 थे हमारे सेक्शंस, सबसेक्शंस मान सकते हो कि ऐसे 5 सर्विसेज जहां पे हमारी जो सप्लाई है, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज क्या होगी। ठीक है, 5 और रहती है, वो कर लेंगे अगली वीडियो में क्योंकि वीडियो हो गई काफी लंबी। इस वीडियो को इस टाइम फिलहाल के लिए समाप्त करते हैं, अगली वीडियो आएगी कल। उसके बाद हम नहीं बिल्कुल टाइम ऑफ सप्लाई शुरू करेंगे। टाइम ऑफ सप्लाई के बाद कंपोजिट स्कीम, 2-3 छोटे मोटे टॉपिक्स और है, और ये यूनिट खत्म करेंगे, और अगला यूनिट विच इज ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट को शुरू करूंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही।